इन दोनों के बीच आफ्टर ऑल दुश्मनी क्या है, आज का सेशन इस विषय पर है। आफ्टर ऑल ऐसा क्या है कि नेतन्याहू और अयातुल्लाह खमेनेई एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, और ये नफरत जब आप इतिहास के झरोकों में तलाशते हैं तो पता चलता है कि कभी ऐसा हाल भी था कि इजराइल और ईरान एक दूसरे की आधी कटी रोटी खाया करते थे, बढ़िया मित्र हुआ करते थे। ये मित्रता शत्रुता में कैसे बदली, आज के सेशन में पूरा डिटेल आपको इतिहास का देने जा रहे हैं। यह सेशन करंट परिप्रेक्ष्य से केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल इजराइल और ईरान एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं। मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट्स से हमले जारी हैं और इन हमलों के अंदर बड़ी फ्रीक्वेंसी देखी गई है। कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था, फिलहाल फिर से ये तस्वीरें आई हैं। इसलिए मन में एक बड़ा प्रश्न बनता है कि वर्ल्ड मैप में इतना दूर बैठे दो देश, जिनके बीच में ऑलरेडी दो देश सीरिया और इराक जैसे देश हों, ये एक दूसरे से इतना दूरी से दुश्मनी कैसे कर सकते हैं। जनरली दुनिया ने जितने भी संघर्ष देखे हैं वो बॉर्डर पार के देखे हैं, फिर चाहे रशिया यूक्रेन देखा हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान देखा हो, ये जनरली बॉर्डर के इर्द गिर्द रहे दुश्मनी है। कोई देश इतना कोसों दूर भी एक दूसरे से दुश्मनी कैसे रख सकता है कि उस दुश्मनी के लिए अपने अंदर भरे डर से वो उसे खत्म करने के लिए मिसाइलें भी दाग देता है। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी, पूरे इतिहास से निकालकर आज तक की पूरी कहानी आपको बतानी है। इस इतिहास से लेकर आज तक की कहानी में करंट में आपको पहले मैप समझना होगा और फिर उस मैप से लेकर हम आपको यहां तक लेकर पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए आपके सामने भारत का मैप अगर विजिबल है तो उसे एक बार देख लें। और यह भारत के मैप से पश्चिम की तरफ जब आप चलते हैं, मैप में दिशाएं कुछ इस तरह से ट्रेवल होती हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो भारत से जब आप वेस्ट में चलते हैं तो यहां से आप फारस की खाड़ी पहुंचते हैं। फारस की खाड़ी के उत्तर पर ईरान है तो दक्षिण पर यूएई, सऊदी अरब जैसे ये गल्फ कंट्रीज हैं। आप और जब थोड़ा आगे चलते हैं तो अंत में मेडिटरेनियन सी पाते हैं और मेडिटरेनियन सी के किनारे बसा हुआ ये देश इजराइल पाते हैं। इजराइल यहां बसा है, ईरान यहां बसा है, और दोनों में दुश्मनी इतनी कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ लेबनान को हथियार में इस्तेमाल किया, फिलिस्तीन का एक छोटा हिस्सा गाजा पट्टी को इस्तेमाल किया, यमन का इस्तेमाल किया। जहां तहां ईरान ने इजराइल के खिलाफ पूरी तरह मोमेंटम बनाए रखा है। इसीलिए आज यह प्रश्न बहुत कीमती हो जाता है कि आफ्टर ऑल ईरान को इतनी चिढ़ क्या है इजराइल से। तो आइए उस चिढ़ को थोड़ा समझना शुरुआत करते हैं। साथियों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास के झरोखे में झांकना पड़ेगा और उस इतिहास के झरोकों में 3 समझौतों की चर्चा करनी होगी। मैं आपको इतिहास में लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा विश्व युद्ध का काल बता देता हूं। साथियों, समय था 1914 से 18 के बीच का, जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के अंदर इन्वॉल्व थी। और उस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और इटली ये सब एक साथ होकर युद्ध लड़ रहे थे। किसके खिलाफ लड़ रहे थे यह जानना बहुत जरूरी है। युद्ध लड़ा जा रहा था जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। जर्मनी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ऑटोमन एम्पायर भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑटोमन एम्पायर को उस समय तुर्क साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। आज का तुर्की उसका शायद 1/10वां हिस्सा भी नहीं है। वो बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, अफ्रीका, एशिया, यूरोप तक विस्तृत था ऐसा ऑटोमन एम्पायर, जिसका इतिहास लगभग 600 साल से पुराना हो, इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो ऑटोमन, जर्मन्स, हंगरी, ये ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ये सब एक साथ खड़े हैं, और इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस एक साथ खड़े हैं, और अमेरिका भी उन्हीं के साथ खड़ा है। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1914 से 18 के बीच में, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस का बड़ा महत्व है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन और फ्रांस इस युद्ध में वो धड़ा बनकर बैठे थे जिस धड़े को दुनिया पर राज करने की आदत थी। और राज करने में ब्रिटिशर्स के बारे में कहा जाता था कि ये इतने शक्ति संपन्न थे कि दुनिया में सूरज जहां एक और उगता था, वहां से सूरज जहां छुपता था, वहां तक इनका शासन होता था। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने राज करने की एक अद्भुत कला सीखी हुई थी, उसका नाम था फूट डालो राज करो नीति। फूट डालो राज करो में ये अक्सर ये तरीका ढूंढ ही लेते थे कि किस देश की कहां नब्ज दबाई जा सकती है, किस तरह से समझौते किए जा सकते हैं, और किस तरह से किसी देश के भीतर ही
संघर्ष पैदा किया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 3 ऐसे ही समझौते हुए जिसने प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बदल दिए। उन 3 समझौतों में से एक का नाम है साइक पिकॉट समझौता, दूसरे का नाम है ब्रिटिश एम्पायर और हैशमाइट परिवार के बीच समझौता, और तीसरा समझौता है बाल्फोर एग्रीमेंट। आज का यह सेशन बस इसलिए जरूरी है ताकि आप इस कंटेक्स्ट को, जो इन दिनों संघर्ष चल रहा है, उसे समझ पाएं। अब हम इसे भी आगे बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और आपको ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की कहानी बता देते हैं। देखिए, जो ब्रिटेन और फ्रांस है ना, ये भारत में जब शासन कर रहे थे तो आपस में एक दूसरे से बढ़िया झगड़ते थे। दोनों को भारत पर राज करना था, दोनों ने एक दूसरे को काफी टक्करें दी, कार्नेटिक वॉर इनके बीच में लड़े गए। लेकिन इन्होंने जब जर्मनी के खिलाफ या ऑटोमन के खिलाफ लड़ना तय किया तो ये डिसाइड किया कि देखो, हमने वैसे दुनिया पर खूब राज किया है, बढ़िया पैसा कमाया है, लेकिन अब जब दोनों साथ लड़ने चल रहे हैं तो हम रिजल्ट जो होंगे उन रिजल्ट की कल्पना पहले ही कर लेते हैं। कैसे? पहले ही तय किया गया, विश्व युद्ध के दौरान तय किया गया कि हम जब ऑटोमन एम्पायर पर हमला करके जीतेंगे तो उस समय कौन सा देश कौन अपने पास रखेगा। यानी कि विजेताओं ने पहले ही ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली थी कि जब मैं जीतूंगा तो मेरा देश वो होगा, मेरा देश ये होगा। इस तरह से इन साम्राज्यवादी देशों ने ऑटोमन एम्पायर को अपने ही नजर में बांट लिया था। इसी एग्रीमेंट का नाम साई पिकॉक एग्रीमेंट था। ये जो साई पिकॉट एग्रीमेंट है, असल में ये ब्रिटेन के एक डिप्लोमेट थे जिनका नाम मार्क साइक था, और फ्रांसीसी डिप्लोमेट थे जिनका नाम जॉर्ज पिकॉट था। इनके बीच हुआ और इसमें यह तय हुआ कि जब हम युद्ध जीतेंगे उस समय हम अरब देशों को बांट देंगे, और उन अरब देशों में एंटोलिया, जिसे तुर्की के नाम से आप जानते हैं, जिसका एक हिस्सा तुर्की में है, उसी में सीरिया और लेबनान है, इन्हें फ्रांस के अधीन दे दिया जाएगा। ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा एंटोलिया, उसका सीरिया, लेबनान और तुर्की वाला हिस्सा फ्रांस को दे दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट का जो दक्षिण हिस्सा है, जो नीचे की तरफ वाला हिस्सा है, उसमें इराक और सऊदी अरब हैं, वो ब्रिटेन को दे दिया जाएगा। और जो फिलिस्तीन नामक जगह है, इसे इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में छोड़ दिया जाएगा। मतलब इस क्षेत्र को हम अंतरराष्ट्रीय रूप से शासन करेंगे, किसी का नहीं होगा, क्योंकि यह मेडिटेरेनियन ओशियन के बॉर्डर पर है। इसके अलावा बचे हुए इलाके रूस और इटली को दे दिए जाएंगे। मतलब मिडिल ईस्ट का पहले ही बंटवारा कर दिया गया। कुछ इस प्रकार से क्या तय हुआ कि ये जो आज का तुर्की वाला जो हिस्सा आप देखते हैं, असल में ये वाला हिस्सा है। इस तुर्की के अंदर दक्षिण की तरफ का हिस्सा ये वाला, इसमें डायरेक्ट फ्रेंच कंट्रोल, ऐसे ही सीरिया में डायरेक्ट फ्रेंच कंट्रोल, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल लेबनान के अंदर रहेगा फ्रांस का। ऐसे ही ब्रिटिश इन्फ्लुएंस सऊदी अरब के अंदर रहेगा, ऐसे ही ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ये जॉर्डन वाला जो एरिया है यहां रहेगा, और सऊदी ये जो फिलिस्तीन वाला जो हिस्सा है ये इंटरनेशनली ट्रीट किया जाएगा। ऐसे ही जो इराक वाला हिस्सा है, इस पर डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल रहेगा। इस प्रकार से इस क्षेत्र को बांट दिया गया और कहा बाकी देशों को अपनी मर्जी से रूस और इटली के बीच बांट दिया जाएगा, हमें बस इतना ही मतलब है। अब आप पूछेंगे सर ये क्या था? भाई, विजेताओं ने अपने लिए पहले ही ट्रॉफी डिसाइड की हुई थी, यही उनका मोटिवेशन था। ये पहले पूरा साम्राज्य जो आप देख रहे हैं ये ऑटोमन के अधीन हुआ करता था। तय हो गया कि जीतेंगे तब ऐसे बांट लेंगे। डिसाइड हुआ किस किस तरह से कौन से क्षेत्र किसके पास चले जाएंगे, जो मैंने आपको अभी मैप के माध्यम से दिखाए। हालांकि इस विषय पर ब्रिटिशर्स की मत भिन्नता थी। उनमें से एक ब्रिटिशर ब्रिगेडियर हुआ करते थे, वो कहते थे, जिनका नाम था जॉर्ज मैकडोनाग, वो कहते थे कि भैया पहले आप भालू को मार तो लो, आप लोगों ने पहले ही खाल कौन लेगा नाखून कौन लेगा ये डिसाइड कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स इस चीज में कामयाब हुए, विजेता बने प्रथम विश्व युद्ध के, और उन्होंने आगे जो किया उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। इसी बीच में एक और एग्रीमेंट हुआ, और वो एग्रीमेंट था, क्योंकि ऑटोमन के खिलाफ ये लड़ रहे थे तो ऑटोमन को कमजोर करने के लिए ये क्या क्या प्लानिंग कर रहे थे। अब दूसरी प्लानिंग देखिए। प्लानिंग थी हैशमाइट परिवार, जो आज जॉर्डन के जो किंग हैं, उन लोगों के साथ ब्रिटेन ने एक गुपचुप तरीके से समझौता किया और कहा कि अगर आप आज जो ऑटोमन एम्पायर जिससे हम लड़ने जा रहे हैं उसके खिलाफ बवाल कर देते हैं, उसके खिलाफ बगावत कर देते हैं, तो हम जब जीतेंगे तो आपको एक बड़ा हिस्सा देंगे। इस तरह से हैशमाइट परिवार के साथ ब्रिटिश अफसर सर हेनरी मैकमोहन ने
एक समझौता कर लिया और तय हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो आने वाले समय में ऑटोमन का एक बड़ा हिस्सा इन लोगों को भी देगा। ये जो हैशमाइट फैमिली है ये मुस्लिम परिवार थे और इनको कहा गया था कि अरब वर्ल्ड में आपका बड़ा हिस्सा होगा। आज जो जॉर्डन की रॉयल फैमिली है वो इसी हैशमाइट परिवार से आती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये आज जो है ये अब्दुल्ला जो किंग ऑफ जॉर्डन है आज भी ये हैशमाइट परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके बीच में 1916 के अंदर ये हैशमाइट समझौता ही था जिसने अरब वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लाया और रिबेल आया, एक तरह की क्रांति आई और वो क्रांति ऑटोमन्स के खिलाफ आई। और ऑटोमन्स के खिलाफ जो क्रांति थी इसने ब्रिटिशर्स की बड़ी मदद की क्योंकि उधर से वो युद्ध लड़ रहे थे और इधर से आंतरिक संघर्ष शुरू हो चुका था। तो इस आंतरिक संघर्ष के चलते ऑटोमन कमजोर पड़ने लगा। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण समझौते पर जिसका नाम है द बैलफोर डिक्लेरेशन। इसे आपको गहनता से समझना होगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन किस तरफ था। मैंने कहा ऑटोमन एम्पायर के साथ जर्मनी था, वहीं दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ हुआ करते थे। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस और अमेरिका एक साथ थे। अच्छा, हुआ यह कि जर्मनी के अंदर यहूदी लोग थे और वो जियोनिस्ट मूवमेंट चला रहे थे। मूवमेंट था कि उनको उनके लिए एक अलग देश चाहिए। यहूदियों के द्वारा एक प्रकार का मूवमेंट बना हुआ था उस दौर में कि अगर हमें आप अलग क्षेत्र देते हैं तो हम अलग तरह से खुश रह सकते हैं, जर्मनी में हम खुश नहीं हैं। जर्मनी के अलावा भी जहां तहां यहूदी थे वो अपने लिए एक देश चाहते थे कि उनके पास एक देश हो। ब्रिटेन ने इन्हीं जियोनिस्ट मूवमेंट में लिप्त जो यहूदी थे इन्हें मोटिवेशन दे दिया और कहा कि अगर आप प्रथम विश्व युद्ध में ही जर्मनी में साथ ना दें तो मैं युद्ध जीतने के बाद यहूदियों को एक नया देश दे दूंगा और वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर फिलिस्तीन नाम का देश होगा। ये एग्रीमेंट रचा गया था उस समय के जो ब्रिटिशर्स थे, उन ब्रिटिशर्स के द्वारा यह एग्रीमेंट किया गया यहूदियों के साथ और ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को यह मोटिवेशन दे दिया कि हम आप लोगों के साथ मिलकर के भविष्य में कुछ इस तरह का एग्रीमेंट करेंगे कि आप लोगों को एक अलग देश पूरी तरह से मिल जाएगा। अब इस पूरे समय पर यहूदी विचारक थे जो यहूदियों को बसाने को लेकर मूवमेंट चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने अपनी तरफ से इनको एक एग्रीमेंट टिका दिया कि आप अगर बनकर आते हैं तो हम आपको इस तरह से कुछ चीज दे देंगे। इसे बैलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। अब साहब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो इंपॉर्टेंट बात यहीं से शुरू होती है। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार जाता है और प्रथम विश्व युद्ध हारते ही उसके अंदर एक भाव पैदा होता है कि हम युद्ध क्यों हारे, और युद्ध हारने का जब वजह ढूंढी जाती है तो आंसर निकल कर आता है हमारे ही देश के यहूदियों ने हमको मदद नहीं की। अगर यहूदियों ने हमें मदद नहीं की, यह सेंटिमेंट जर्मन्स के बीच में बहुत तेजी से उभरता है और जर्मन्स के बीच उभरे इस तेजी से रिबेल ने यहूदियों के खिलाफ एक नफरत का भाव पैदा कर दिया होता है। प्रथम विश्व युद्ध में हारा जर्मनी अपने अंदर एक रिबेल लेकर के खड़ा हो रहा होता है। इसी समय हिटलर निकल कर आता है। यह हिटलर ही था जो यहूदियों के खिलाफ पूरी तरह से होलोकॉस्ट जैसी घटना को अंजाम देता है, यहूदियों के खिलाफ मैसेकर करने निकल पड़ता है कि ये लोग हमारे देश में होकर हमारा साथ नहीं दिए। ये ब्रिटिशर्स की चाल थी ताकि जर्मनी को कमजोर किया जा सके। यहूदियों के भीतर उनकी इस मांग को हवा देना जिस ब्रिटेन ने किया वही आगे चलकर दुनिया में आज के युद्ध का कारण बना। मेरे प्यारे साथियों, यहूदी इस युद्ध में जीते ब्रिटेन से यह उम्मीद करने लगे कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगा उन्हें फिलिस्तीन नामक देश दे दिया जाएगा। यहूदी इससे पहले ही दुनिया भर से निकल कर फिलिस्तीन में आना और बसना शुरू कर चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होते ही 1919 से 23 के बीच में 35,000 यहूदी फिलिस्तीन में आकर बस चुके थे, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि अगर और कहीं रहे
तो हमारे खिलाफ नशंस हत्याएं हो सकती हैं, हमारे खिलाफ मूवमेंट चल सकता है, हारे हुए देश हमारे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इसलिए यहूदी निकल निकल कर दुनिया भर से फिलिस्तीन आकर रहना शुरू कर दिए। ये उस समय की तस्वीरें हैं जिसको आप देख सकते हैं। 1917 के अंदर क्या हुआ करता था, ब्रिटेन के कहने से किस तरह से ये पूरे फिलिस्तीन में आकर के थोड़ी सी मात्रा में आकर बस गए थे यहूदी। यहां पर आप देख सकते हैं ये जूइश हैं जो थोड़ी सी कॉलोनी में आपको छींटे छींटे से दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आकर यहां बसे हुए थे और ये फिलिस्तीन के हिस्से पर 6% अपनी टोटल पॉपुलेशन के साथ रह रहे थे। यह समय था 1917 का। इस यहां पर आए हुए फिलिस्तीनियों में अरब मुसलमानों और यहूदियों के बीच में मतभेद होना शुरू हुआ। एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था जियोनिज्म इज द ब्लेसिंग टू द अरब। इसके अंदर बताया गया कि 1921 में विंस्टन चर्चिल को एक लेख लिखा मूसा काजिम अल हुसैनी ने, और उसमें कहा कि फिलिस्तीन में बसने वाले यहूदी भूमि और संपत्ति का मूल्य कम कर रहे हैं, साथ ही वित्तीय संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या यूरोप यह उम्मीद कर सकता है कि अरब ऐसे पड़ोसी के साथ रहेंगे और काम करेंगे? अंग्रेजों ने फिलिस्तीनियों की बात नहीं मानी, दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ने लगा और इसी बीच में यहूदियों ने अपनी सेना बनाना शुरू कर दिया। इसका नाम आयरन वॉल रखा गया। आयरन वॉल के ऊपर अब तक 2 किताबें लिखी जा चुकी हैं कि यहूदियों ने आयरन वॉल बनाना शुरू किया अपनी सुरक्षा के लिए। 1947 आते आते यूएन में फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक हिस्सा यहूदियों के लिए और दूसरा हिस्सा फिलिस्तीनियों के लिए। यहूदी संख्या में कम थे लेकिन इन्हें 62% फिलिस्तीन का हिस्सा दे दिया गया, इजराइल का नाम दिया गया। और दूसरा 14 मई 1948 को इजराइल फिलिस्तीन के भीतर एक नया देश बनकर तैयार हो गया। यह उस समय का मैप है जब अरब्स जो थे वो यहां पर 45% हिस्से के साथ थे 47 में, और जूइश 55% हिस्से के साथ फैल चुके थे। यह आपके सामने कम पॉपुलेशन के साथ बड़ा हिस्सा रखे हुए जूज का मैप दिखाई देता है। आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा कि फिलिस्तीन ये पहुंचे कैसे? तो ऑब्वियस ही रीजन है क्योंकि हारे हुए देशों के अंदर यहूदियों के खिलाफ एक हिंसा का भाव था और ब्रिटेन बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन में यह कह चुका था कि मैं आप लोगों को एक अलग देश दिलवाऊंगा, एक उम्मीद दे चुका था कि आप फिलिस्तीन में अपनी रूट्स जो हैं उन्हें पाते हैं, आप वहीं जाइएगा। ऐसे में जो यरूशलेम नाम की जगह है इसे अभी भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कारण इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन रख दिया गया, अंतरराष्ट्रीय रूप से इस पर शासन होगा। अब असल में जो पहला कलेश शुरू हुआ वो इजराइल के बनते ही शुरू हुआ, 14 मई 1948 से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय ईरान ने यूनाइटेड नेशन में इजराइल का बनना स्वीकार नहीं किया। यह यूएन के अंदर हुई वोटिंग है जिसमें ईरान और इराक आपको अगेंस्ट में यानी वोट अगेंस्ट करते हुए दिखाई दिए। साथियों, यहां इंटरेस्टिंग बात है कि जब इजराइल अस्तित्व में आया था तो इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने की बात थी। यहूदी नेताओं ने तो प्रस्ताव मान लिया लेकिन अरब लोगों ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। यह ईरान उन 13 देशों में शामिल था जो इस बात के खिलाफ था कि इस तरह से 2 देश हों और उसमें इजराइल को संयुक्त राष्ट्र के अंदर सदस्य के रूप में मान्यता दी जाए। भारत भी उन देशों में शामिल था जो इस बात के खिलाफ था कि इजराइल को यूएन में एज ए मेंबर एंट्री दी जाए, क्योंकि उस समय भारत के जो सेंटिमेंट थे वो बहुत हद तक प्रो ईरान टाइप से हुआ करते थे। आप यहां ईरान, इराक, लेबनान, पाकिस्तान, सऊदी, सीरिया, टर्की, यमन, ये जितने मुस्लिम वर्ल्ड कंट्री हैं इनके साथ भारत ने अपने आप को अलाइन किया और इन्हीं के साथ रहते हुए इजराइल के खिलाफ वोट किया था। ये यहां पर वोटिंग डली है। ईरान तब से इनके खिलाफ होना शुरू हुआ। खैर, अब इजराइल का जन्म हो चुका था और इस इजराइल के जन्म के साथ सार्वजनिक रूप से ईरान इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। कहा कि मैं इसे कंट्री मानता ही नहीं हूं। लेकिन 1950 आते आते जिन देशों ने दुनिया को तोड़कर हिस्से बनाए थे वो देश दुनिया पर दबाव डालना शुरू किए कि इजराइल को कंट्री के रूप में मान्यता दो। बारी आई तुर्की की। सबसे पहला तुर्की वो देश बना जिसने इजराइल को सबसे पहले एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी मान्यता दी। फिलिस्तीनियों के साथ तुर्की नहीं गया और उसने तत्काल प्रभाव से इन्हें मान्यता दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके तुरंत बाद ईरान वो देश बना जो कि
तुर्की के बाद इजराइल को मान्यता दिया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है जान लेना कि 1953 के अंदर ईरान ने इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी, जो आज तक सऊदी अरब स्वीकार नहीं कर पाया, वो ईरान 1953 में कर लिया। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, ऐसा क्या हुआ कि ईरान जो कि बनते समय स्वीकार नहीं कर रहा है कि यह देश है, उसे थोड़े ही समय बाद स्वीकार कर ले रहा है कि हां यह देश है। ऐसा क्या हुआ 5 साल के भीतर? अब इस कहानी को भी थोड़ा सा समझते हैं। असल मायने में कहानी यहां पर शुरू होती है मोहम्मद मोसद्दक सरकार से। असल में ईरान में मोहम्मद मोसद्दक सरकार चलती थी, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार थी। इस सरकार के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने कू करवा दिया, तख्ता पलट करवा दिया, और तख्ता पलट करवा करके यहां पर अपना ही एक व्यक्ति सरकार में बिठा दिया। अमेरिका के द्वारा किए गए इस तख्ता पलट में मोहम्मद रेजा पहलवी की सरकार बनी, जिसे शाह ऑफ ईरान कहा गया। मतलब ईरान के अंदर तख्ता पलट, जैसे आज आप बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ मोहम्मद यूनुस को बैठा देखते हैं, ऐसे ही उस समय मोहम्मद मोसद्दक के खिलाफ ईरान में तख्ता पलट करवाने में अमेरिका कामयाब हुआ और यहां पर शाह रेजा पहलवी की सरकार बना दी। शाह शासन यहां पर चलने लगा। यह चूंकि सरकार बिठाई अमेरिका ने थी, इसलिए शाह रेजा पहलवी पूरी तरह अमेरिका के सामने बिछ गए। इस तरह बिछे कि इन्होंने पूरी तरह ईरान को फैशन सिटी बना दिया, पश्चिमी गुणों से ओतप्रोत कर दिया। लगभग 20 से 25 साल ईरान के ऐसे निकले कि वर्ल्ड में ईरान एक वेस्टर्न कैपिटल लगने लगा। पश्चिमी और पाश्चात्य संस्कृति ईरान के रगों में इस तरह घोल दी गई कि यह एक एक्सटेंडेड यूरोप का हिस्सा लगने लगा। यह सारा कारनामा तब हुआ जब राजा पहलवी पूरी तरह अमेरिका की नजरों में तैर रहे थे, और अमेरिका का या ब्रिटेन का ईरान में इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि यहां तेल बहुत था। इस तेल ने ही सारा खेल किया था। वो कैसे किया था उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस विषय पर वर्ष 2023 के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बाहर आए, जिसमें खुद अमेरिका यह स्वीकार कर रहा है कि हमने ही उस समय मोहम्मद मोसद्दक की सरकार गिराई थी और वहां पर अपनी सरकार बिठाई थी। ये डॉक्यूमेंट थे जिनके ऊपर न्यूज बनी। CIA के जो डॉक्यूमेंट थे जिसमें यह बात स्वीकार की गई थी कि अमेरिका ने ही तब तख्ता पलट कराया था। ये वो लगभग 139 पेज के डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एंड द फॉल ऑफ ईरानियन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्दक, इसके बारे में खबर छपी है। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।